हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? हो आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 8 का एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। अभी तक जो हमने वीडियोस अपलोड करी हैं, इसकी 2 पार्ट्स अपलोड किए हैं। उनमें हमने बात की प्लॉइंग, सोइंग ऑफ सीड्स, इरिगेशन की और मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। बेटा, ऐसा कहा जाता है कि जो फार्मर्स हैं, एक अच्छी क्रॉप जब काट के ले जाते हैं, अच्छी यील्डिंग होती है, तभी उनकी मेहनत सफल मानी जाती है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। आप जब इतनी मेहनत करते हो, सॉइल प्रिपेयर करी, उसमें बीज लगाया, मैन्योर फर्टिलाइजर्स डाले, उसको पानी दिया, इरिगेशन करी, उसके बाद जब प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको फार्मर्स को फेस करना पड़ता है। तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रॉप्स को आती हैं और फार्मर्स किस तरीके से उनका इलाज करते हैं या फिर उनको प्रिवेंट करते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो जो इतनी मेहनत करी है वो सारी खराब हो जाएगी। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो आती है वो आती है वीड्स की। वीड्स एक्चुअल में है क्या? बेटा, ये एक अनवांटेड प्लांट्स हैं जो आपकी क्रॉप के साथ उग जाते हैं। मतलब आप नहीं चाहते हो कि ये प्लांट्स उगें, लेकिन ऑटोमेटिकली ये प्लांट्स जब आप क्रॉप लगाते हैं तो ये ग्रो कर जाते हैं। इन प्लांट्स को अपन कहते हैं वीड्स। इनको फील्ड में से रिमूव करना बहुत जरूरी की अगर बात करें, क्यों जरूरी है? ऐसा है कि बेटा, जब आपने क्रॉप्स लगाई तो आप चाहते हो कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, जो आप पानी दे रहे हैं, जो आपने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाले, वो सारे आपके क्रॉप प्लांट्स को मिले ताकि वो अच्छे से ग्रो करें। लेकिन अगर बीच में कोई दूसरे प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे तो वो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो आपके क्रॉप प्लांट्स का फाइट करनी शुरू कर देंगे। किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, है ना, हर चीज के लिए वो फाइट करेंगे। तो जो न्यूट्रिएंट्स, जो मैन्योर फर्टिलाइजर्स आपके प्लांट को मिलने चाहिए थे, उतनी अमाउंट में नहीं मिल पाते, जिससे आपकी जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन कम होती है। तो इन वीड्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं क्या है ये वीड्स। इसकी आइडेंटिफिकेशन अगर अपन बात करें प्रॉब्लम्स की, कब आप आइडेंटिफाई करोगे? अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स। अनवांटेड प्लांट्स हैं जो अलोंग विद क्रॉप ग्रो हो जाते हैं एंड प्रिवेंट द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रीचिंग द क्रॉप प्लांट्स। और जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्रॉप प्लांट्स तक पहुंचने से रोक देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है इसकी। एडवर्स इफेक्ट ऑन क्रॉप्स। क्रॉप्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? तो वो अपन जैसे क्रॉप्स डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड प्रॉपर सनलाइट। तो जो हमारे पास क्रॉप्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती है। तो इसकी जो अपने को प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या अपनाना चाहिए अपने को इनसे बचने के लिए, उसमें सबसे पहले टिलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि जो टिलिंग है आप टाइम टू टाइम करें। टिलिंग का मतलब आप कह सकते हो जो सॉइल है उसकी प्लॉइंग की अपन बात करें, मिट्टी को खोद देना। बेटा, इसमें भी बहुत सारे तरीके अपन कह सकते हैं। वीड्स का सिंपल तरीका तो हैंड पिकिंग है। आप फील्ड्स में जाते हो, हाथों से इन वीड्स को निकाल देते हो, है ना। इसके अलावा वीडीसाइड्स हैं, आपने देखा होगा खेतों में जो है दवाई छिड़कते रहते हैं ना, वीड्स को मारने के लिए, वीड्स को किल करने के लिए अपने पास वीडीसाइड्स आते हैं, वो छिड़कें आप। इसके अलावा एक मेथड और हमारे पास है समर प्लॉइंग, जिसको अपन कहते हैं। गर्मियों में आप प्लॉइंग कर लें मिट्टी की। उससे क्या होता है बेटा, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही है, तो जब आप प्लॉइंग करते हैं या टिलिंग करते हैं सॉइल को, तो उस टाइम जो अनवांटेड प्लांट्स हैं इनके रूट्स बाहर निकल जाते हैं। और रूट्स बाहर निकल जाएंगी और विदाउट वाटर
और कह सकते हैं गर्मी से वो सारे प्लांट्स बर्न हो जाते हैं, दोबारा ग्रो नहीं करते। तो आप ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर यूज करके इन वीड्स से छुटकारा पा सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, डिजीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स, फंगस, बैक्टीरिया एंड वायरस। बेटा ऐसे ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं, आपको भी ये जो उन्होंने नाम लिख रखे हैं, इंसेक्ट्स हो गए, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, इनकी वजह से डिजीज हो जाते हैं। सिमिलरली हमारे पास प्लांट्स में भी कुछ डिजीज हैं जो इन बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की वजह से होते हैं। इन डिजीज की वजह से आप कह सकते हो अगर डिजीज हो जाएंगे तो हमारे पास प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी अच्छे से, है ना, उसके फ्रूट्स अच्छे से नहीं आएंगे, ग्रेन्स अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो इसके अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें, डिफॉर्मिटी इन लीव्स, ड्राइंग ऑफ स्टेम, तो लीव्स हैं खराब होनी शुरू हो जाएंगी पत्तियां। ड्राइंग ऑफ स्टेम, जो स्टेम है, तना है जो प्लांट का, वो सूख जाएगा। डैमेज ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स डैमेज हो जाएंगे। साथ में लो यील्ड, आपकी जो यील्डिंग है, पैदावार है, वो भी कम होगी। एडवर्स इफेक्ट की बात करें क्रॉप के ऊपर, डैमेज इन लीव्स, स्टेम एंड फ्रूट्स, जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनकी लीव्स में, स्टेम्स में और फ्रूट्स के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज होता है डिजीज की वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से। तो इसको भी प्रिवेंट अगर अपने को करना हो, इसके लिए आप स्प्रेइंग कर सकते हो इंसेक्टिसाइड्स, बैक्टीरियोसाइड्स एंड फंगिसाइड्स, है ना। इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स के लिए, बैक्टीरियोसाइड्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए, एंड फंगिसाइड्स तो फंगस को किल करने के लिए। क्योंकि बेटा अगर हमारे पास इंसेक्ट्स लग जाते हैं प्लांट में, या तो उनकी लीव्स को खाना शुरू कर देते हैं, या फिर ये जो फ्रूट्स हैं उनके बीच में होल कर देते हैं, है ना, तो इनको मारना जरूरी है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनको डिजीज से भी बचाना बहुत जरूरी है। थर्ड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, एनिमल्स, है ना। अब बेटा आपने क्रॉप लगा दी, अच्छी क्रॉप हो रही है, कई बार क्या होता है जो एनिमल्स हैं वो आपके क्रॉप फील्ड्स के अंदर घुस जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, खा जाते हैं, तोड़ जाते हैं। तो उनसे भी क्रॉप को प्रोटेक्शन करना, क्रॉप की प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप कह सकते हो जो आप फेंसिंग यूज करते हो, चारों तरफ आप बाउंड्री लगा दो, तार खींच दो। इसके अलावा एक स्क्वेयर करो, जो फील्ड्स में आपने देखा होगा लकड़ी के बाल कैसे खड़ा रखते हैं, उसको भी यूज करते हैं। इसके अलावा फिर आपको भी थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है जब आपने क्रॉप लगाई है। तो कोई अगर एनिमल्स अगर घुस रहे हैं फील्ड के अंदर तो आपको भी उनको जाके भगाना पड़ता है। तो एनिमल्स की बात करें, आइडेंटिफिकेशन, हार्म द क्रॉप, क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। क्रॉप के ऊपर इफेक्ट, डैमेज ऑफ क्रॉप, उसको डैमेज कर देंगे, तोड़ जाएंगे, खा जाएंगे, तो वो आपकी किसी काम की नहीं रहेगी। और इसके अगर प्रिवेंटिव मेजर की बात करें, फेंसिंग करना, बाउंड्री करना और प्रिवेंटिव मेजर, इसके अंदर आप खुद से उनसे बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स यूज कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास बेटा एक प्रॉब्लम और आती है जो भी अपन डिस्कस करेंगे, नेचुरल डिजास्टर्स, है ना। उनसे भी अपने को जो है प्लांट्स को बचाना होता है। फ्लड आ जाए, है ना, बहुत ज़्यादा रेन हो जाए, ड्राफ्ट आ जाए, सूखा पड़ जाए, आग लग जाए, तो इन कंडीशन से भी आपने को कुछ प्रिवेंटिव मेजर रखने चाहिए ताकि आप नेचुरल डिजास्टर से भी बच सको। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो फार्मर्स को आती है, नेचुरल डिजास्टर। वैसे तो कहने को बेटा प्राकृतिक आपदाएं, इनमें फार्मर्स कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर हैं जिनको यूज करके आप इन डिजास्टर से अपनी क्रॉप्स को कुछ हद तक बचा सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम है नेचुरल डिजास्टर, जिसके अंदर अगर आप बात करो, फ्लड, बाढ़ आ जाना, ड्राफ्ट, सूखा पड़ जाना, कोल्ड, है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है, इसको आपको कहते हो पाला, है ना, ठंड पड़ जाना, है ना, ओले पड़ जाना, या फिर फायर, आग लग जाना। तो इन नेचुरल डिजास्टर्स से भी आपकी जो क्रॉप है उसको नुकसान होता है। इफेक्ट्स की अगर बात करें क्रॉप के ऊपर, फ्लडिंग इन फील्ड्स, ड्रेनिंग अवे सॉइल एंड मैन्योर। अगर फील्ड्स में फ्लडिंग हो जाए, है ना, बाढ़ आ जाए, फिर बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, है ना, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जो सॉइल है और मैन्योर है
वो ड्रेनिंग अवे, बह जाते हैं। जो आपने मैन्योर दिया है ना अपनी क्रॉप्स के लिए, जो सॉइल है, जैसे ही पानी उसके ऊपर से निकलेगा तो वो सारे मैन्योर और सॉइल्स को अपने साथ ले जाएगा। इसके अलावा ड्राइंग ऑफ क्रॉप्स, अगर ड्राफ्ट सूखे का जो अगर अपन बात करें सूखा पड़ गया है तो उस केस में आपकी जो फसल है वो सूख जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। और बर्निंग ऑफ क्रॉप्स, अगर फायर की बात करें, फायर के केस में आपकी क्रॉप्स जल सकती है। तो इनसे बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर यूज कर सकते हैं, उसमें अगर अपन बात करें, प्रिपेयरिंग प्रॉपर वाटर एग्जिट, आपको प्रॉपर वाटर एग्जिट रखना चाहिए। इन केस हैवी रेन होती है ना, तो उस कंडीशन में क्या, अगर आपके फील्ड्स में प्रॉपर एग्जिट होगा वाटर का, तो वाटर फील्ड में नहीं रुकेगा, वो निकल जाएगा, जिससे आपकी क्रॉप्स बच सकती हैं। इसके अलावा इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राफ्ट, जब ड्राफ्ट की कंडीशन हो, सूखे की कंडीशन हो, बहुत दिनों तक बारिश नहीं आ रही है, तो उस केस में आपको इरिगेशन करके जो है अपने प्लांट्स की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। इसके अलावा प्रिपरेशन फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम फायर, अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखना चाहिए कि अगर बाय चांस फील्ड के अंदर फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो उससे आप उसको किस तरीके से बचा सकते हैं। तो ये तो बेटा हमारे पास हुआ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। क्रॉप का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपने क्रॉप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लिया तो कह सकते हैं वो क्रॉप अच्छी ग्रो करेगी और एक टाइम ऐसे आएगा वो क्रॉप पर रीपाइन हो जाएगी, अच्छे से पक जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। अब जब जो क्रॉप है मैच्योर हो गई तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो फार्मर्स के पास आता है वो आता है हार्वेस्टिंग का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर है। जब फसल पक जाए तो उसकी कटाई करना, जिसको आप कहते हो हार्वेस्टिंग। तो देखते हैं क्या है, कैसे होती है। द कटिंग ऑफ क्रॉप, क्रॉप की कटिंग की बात करें, बहुत कह सकते हैं कि एक अच्छा टाइम फार्मर की जो लाइफ में आता है हार्वेस्टिंग का टाइम। जब उसने फसल उगाई है, अच्छे से तैयार हो जाए, जब उसकी वो कटाई करता है अच्छी फसल की, तो बहुत खुश होता है। तो हार्वेस्टिंग, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जब फसल मैच्योर हो जाएगी, पक जाएगी, उसकी आप जब कटिंग करते हो उसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट। हार्वेस्टिंग में बेटा दो तरीके से कह सकते हैं, या तो आपका जो क्रॉप है उसको जड़ से उखाड़ देते हो, पुल आउट कर सकते हैं। जैसे अगर आप पोटैटो की, कैरेट की, इनकी अगर आपने क्रॉप्स लगाई हैं तो उनको आप जड़ से निकाल लेते हो। अदरवाइज कट क्लोज टू द ग्राउंड, उसको एकदम जमीन के पास से हम उसकी कटिंग करते हैं। अब हार्वेस्टिंग होती किस तरीके से, उसके लिए आप कह सकते हो तो ट्रेडिशनल मेथड पुराने टाइम में जो होती थी, और आजकल कुछ मॉडर्न टेक्निक्स, कुछ मशीन्स भी आ गए हैं जिससे आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो। तो हार्वेस्टिंग इज आइदर डन मैनुअली आप बाय हैंड कर सकते हो, बाय यूजिंग सिक्कल। सिक्कल हमारे पास कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप जो है फसल की हार्वेस्टिंग करते हो, उनकी कटाई करते हो। डायग्राम में आप देख सकते हो सिक्कल, जिसको आप देसी भाषा में अगर बात करो उसको आप दांतरी कहते हो, जिससे आप फसल की कटाई करते हो। इसके अलावा और भाई मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। आजकल जिन फार्मर्स के पास ज़्यादा लैंड है, रिच फार्मर्स हैं, काफ़ी बड़ी जगह है, तो वहाँ पे मैनुअली ना फसल की हार्वेस्टिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में हमारे पास जो फार्मर्स है हार्वेस्टर मशीन यूज़ करते हैं, जिसको आप कंबाइन भी कहते हो। तो उसमें हमारे पास जो क्रॉप्स है वो थ्रू मशीन्स कटिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग इज डन, आपने फसल काट ली। अब बेटा फसल काटने के बाद दो स्टेप्स और बचते हैं। एक स्टेप अपने पास आता है जो आपने फसल काटी उसमें से ग्रेन्स को अलग करना, है ना। फसल तो काट ली, उसके अंदर ग्रेन्स हैं, उनको अलग करना, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। और एक प्रोसेस बचता है स्टोरेज का। चलिए देखते हैं वो क्या होते हैं। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग हमारे पास जो प्रोसेस आता है वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें बेटा, जब आपने हार्वेस्टिंग कर ली तो जो आपके ग्रेन्स हैं, अनाज के दाने, उनके साथ कह सकते हैं कि जो उनका कवर होता है वो भी आता है।
तो ग्रेन्स के कवर्स को हटा के उनके अंदर से आप जब ग्रेन्स को निकालते हो, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं थ्रेशिंग। देखते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स इज ड्राई। आफ्टर हार्वेस्टिंग आपको क्रॉप्स को सुखाना पड़ता है, क्योंकि बेटा जब नई क्रॉप को कटिंग करते हो तो उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से आपका तो सही से जो ग्रेन्स हैं काफ से अलग नहीं हो पाते। तो फर्स्ट जो आपको काम करना है वो उसको सुखा लेना है, अच्छे से ड्राई कर लेना है। द क्रॉप इज ड्राई टू रिमूव एनी मॉइस्चर। तो क्रॉप्स को सुखा लिया जाता है ताकि उनके अंदर से जो मॉइस्चर है वो निकल जाए सारा। देन द ग्रेन्स आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द काफ। उसके बाद जो ग्रेन्स हैं, अनाज के दाने हैं, वो उसके काफ में से आप सेपरेट कर लेते हो। काफ क्या है, जो हमारे पास कवरिंग होती है ग्रेन्स के ऊपर, उसको आप काफ कहते हो। तो उसको सुखा लेना अच्छे से, उसके अंदर कोई मॉइस्चर है उसको निकाल देना है, क्योंकि अगर अच्छे से सूखी फसल होगी तो ईजिली आप कह सकते हो जो काफ है वो रिमूव हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। तो इस प्रोसेस को भी अपन इसमें डेफिनेशन दे सकते हैं थ्रेशिंग की, यहाँ से ग्रेन्स आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द काफ बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग की डेफिनेशन भी आप अलग से इसमें दे सकते हो। अब बेटा थ्रेशिंग करने का तरीका, अगर ट्रेडिशनल की बात करें या फिर जो फार्मर्स जिनके पास कम लैंड है, या पुराने टाइम की बात करें, फिर आप बात करो थोड़े से जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, गरीब किसान है, वो लोग थ्रेशिंग जो करते हैं मैनुअली कर सकते हैं। आपने अगर मूवीज़ में देखा हो पुरानी, या कहीं आपने पिक्चर्स देखी हूँ, तो वो क्या करते हैं, जो वो उनके पास अनाज के बंडल बना लेते हैं काटने के बाद, और उसके ड्रम के ऊपर जोर जोर से पीटते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो ग्रेन्स हैं वो काफ में से अलग होंगे। उसके बाद उसकी विनोइंग कर लेते हैं, उसको हवा में उड़ाते हैं, जिससे जो लाइट काफ है वो अलग हो जाता है और ग्रेन्स नीचे इकट्ठे रहते हैं। ये जो मेथड है, जिनके पास कम जमीन है, लो लैंड, या फिर जो पुअर फार्मर्स हैं, वो इसको यूज करते हैं। तो देखते हैं, कह रहे फार्मर ऑफ स्मॉल फील्ड्स थ्रोन मिक्सचर इन द एयर। वो क्या करते हैं, जो मिक्सचर है काफ का, ग्रेन्स का, इसको हवा में उछालते हैं, सो दैट द विंड ब्लोज अवे द लाइटर काफ। जो हवा है, जो हल्का कह सकते हैं, आपके पास छिलके हैं ग्रेन्स के, या फिर आप फूस जिसको आप कह सकते हो, जो हल्का हमारे पास काफ है उसको हवा विंड ब्लो कर ली जाएगी। वाइल द हैवियर ग्रेन्स फॉल डाउन, और जो हैवी ग्रेन्स हैं वो वहीं पे नीचे गिर जाएंगे। और इस जूनियर क्लासेस में आपने इस प्रोसेस को पढ़ा भी है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। इसके अलावा लार्ज जिनके पास फील्ड है फार्मर्स के पास, फार्मर्स ऑफ लार्ज फील्ड डू दिस वर्क बाय कंबाइन मशीन। एक्चुअली बेटा कंबाइन मशीन दो चीजों से कंबाइन होती है। इसके अंदर आप कह सकते हो हमारे पास हार्वेस्टिंग प्लस थ्रेशिंग। तो इसके अंदर ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं कंबाइन मशीन के अंदर। बड़ी मशीन आती है काफी, तो कंबाइन मशीन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ थ्रेशर भी यूज कर सकते हो। अगर आप कटिंग मैनुअली कर लो, हार्वेस्टिंग मैनुअली कर लो, और उसके बाद उसके जो सीड्स निकालने हैं, ग्रेन्स निकालने का प्रोसेस जो आप सिर्फ थ्रेशर में कर सकते हो। और अगर दोनों प्रोसेस एक साथ करने हैं, हार्वेस्टिंग का भी और थ्रेशिंग का भी, उसके लिए आप कंबाइन मशीन यूज कर सकते हो। तो आप कंबाइन मशीन या थ्रेशर यूज करोगे, विच इज द फास्टर मेथड है। जल्दी से आप कह सकते हो आपकी जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसमें से ग्रेन्स निकाल सकते हो। इसके अलावा बेटा अगर अपन जनरली बात करें, एक ये जो हार्वेस्टिंग का टाइम है, ये फार्मर्स के लिए कह सकते हैं बहुत अच्छा टाइम होता है। जब जो उन्होंने इतनी मेहनत करी है, उस मेहनत का फल उनको मिले। तो ये जो हार्वेस्टिंग के टाइम को हमारे इंडिया के अंदर एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत सारे फेस्टिवल हमारे पास उस टाइम से रिलेटेड हैं जिस टाइम पे हार्वेस्टिंग होती है। जैसे अगर हम कुछ फेस्टिवल्स की बात करें, इसमें पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू, ये सभी जो फेस्टिवल्स हैं ये हमारे पास जो हार्वेस्टिंग टाइम है उस टाइम पे आते हैं, और ये फार्मर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही करेंगे।
एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि जब वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, साइज बड़ा हो जाता है, अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। और अगर वीडियो को कंप्रेस करो तो क्वालिटी नहीं आती है। अभी मेरे पास कमेंट आया था बच्चों का कि सर क्लियरिटी नहीं आ रही है, अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। तो बेटा उसके लिए देखो, एक तो वीडियो की लेंथ शॉर्ट करनी पड़ेगी, दूसरा जो मेथड आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखो तो YouTube में वीडियो देखो और वहाँ पे आप साइड में जब क्लिक करोगे सेटिंग्स में तो वहाँ पे क्वालिटी आती है इमेज और वीडियो की, तो वहाँ पे ऑटो होता है ना, तो आपको कम क्वालिटी में वीडियो दिखाता है। आप उसको ऑटो से हाई क्वालिटी कर लो तो जो वीडियो है वो क्लियर हो जाएगी। इसके साथ ही अगर बच्चे आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो आप उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।